नमस्कार दोस्तों। एक मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है कि इजराइल और यूरोप दोनों देश अब ये चाहते हैं कि भारत के अंदर उनके जो सारे हथियार है वो अब भारत के अंदर बने। इस चीज को देखकर एक बात याद आती है कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत के तरफ दुनिया हमेशा से कटाक्ष करती आई है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब अमेरिका का मानना था और पश्चिमी देशों का मानना था, जिसमें यूरोप और ब्रिटेन शामिल थे, वो कहते थे कि भारत आने वाले 5 सालों में कोलेप्स कर जाएगा, भारत फेल मार जाएगा एज ए कंट्री। लेकिन आज भारत उस मुकाम पर खड़ा हुआ है कि जिसमें दुनिया वाले देश देखना चाहते हैं। एक तरफ अमेरिका के F-35 को कोई खरीदना नहीं चाहता, एक तरफ चाइना का J-35 कोई खरीदना नहीं चाहता, और अब भारत के अंदर इजराइल चाहता है कि भारत के अंदर उसके हथियार बने। वो भारत के साथ ऐसी डील करना चाहता है कि उसके सारे हथियार भारत के अंदर बने। उसको भारत में बने हुए हथियार काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। इजराइल का मानना है कि भारत जो भी चीज़ें बनाता है वो बहुत परफेक्टली बनाता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं करेगा वो, और ख़ास करके जब हथियार वो बनाएगा उस चीज़ में। यानी कि एक बात सामने निकल कर आती है कि भारत को चाहे कितना ही ट्रोल किया जाए, भारत की जनता ट्रोल करे या फिर आने वाले जो लोग हैं सामने वो ट्रोल करे, पर रियल बात यह है कि जब उसको देखा जाएगा तो एक सॉफ्ट नेचर के साथ, ईमानदारी के साथ देखा जाएगा कि भारत दूसरे देश के साथ कोई गलत नहीं सोचेगा। जिस तरह से आप अमेरिका को देखते हो, यूएस आए दिन वही चीज़ सोचता है कि सिर्फ उसका फ़ायदा हो। यूएस ये कभी नहीं सोचता कि उसके पार्टनर का भी फ़ायदा हो, लेकिन उसमें भारत इन सारी चीज़ों में काफ़ी आगे है। अब हम ये समझेंगे कि क्यों दुनिया भर के देश जैसे यूरोप, इजराइल, थोड़े दिन पहले पुतिन भी कह रहे थे कि हम भी भारत के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। तो हम ये सारी चीज़ें जानेंगे कि भारत के अंदर पूरी दुनिया शिफ्ट क्यों हो रही है, खास करके हथियार बनाने को लेकर। तो दोस्तों इस चीज़ पे अगर हम बात करें तो देखिए, 1990 से 2010 के बीच में जो समय था ना, वो समय था कोल्ड वॉर से हैंगओवर का। यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि जो भी वॉर है वो अगर जीतने हैं तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीते जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने यूक्रेन और रसिया का वॉर देखा, इजराइल और गाजा का वॉर देखा। उसके बाद एक बात समझ में आई लोगों को और हर कंट्रीज़ को कि ये जो युद्ध है ये काफ़ी लंबे समय तक भी चल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध इतने लंबे नहीं चलते, आपने देखा होगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 2-3 दिन चला और ख़त्म हो गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं, लेकिन हाँ, रसिया और यूक्रेन का वॉर देखा, इजराइल और गाजा का वॉर देखा। ये बात देख के समझ में आ गई कि युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। तो जब लंबे समय तक युद्ध चलता है तो उसमें हथियार की जो कमी है वो साफ साफ नज़र आ सकती है। हो सकता है कि दुनिया के अंदर या जो देश इन्वॉल्व है वॉर के अंदर, उनके बीच में हथियार को लेकर कमी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यूरोप के अंदर हथियार की कमी मिली, उसके बाद में इजराइल की जो आर्मी है उसके पास भी हथियार की कमी देखने को मिली। तो अब बात निकल कर आती है कि शॉर्टेज क्यों हुई। बेसिकली अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप ने क्या है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1945 में, उसके बाद यूरोप ने एक चीज़ रखी कि उसकी जो हथियार को लेकर डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल अमेरिका के ऊपर रखी। यूरोप मानता था कि अगर कभी भी उसे हथियार की ज़रूरत होगी तो उसे अमेरिका से हथियार लेने पड़ जाएंगे, मतलब अमेरिका उसको हथियार दे देगा। तो इन देशों ने क्या सोचा, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, कि आने वाले समय में हम कोई बड़ा हथियार बनाएंगे नहीं, हमें हथियार की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, और ज़रूरत भी लगेगी तो हम ऐसा कोई युद्ध नहीं करेंगे जिसमें कि हथियार का यूज़ हो। इन देशों में शामिल हुआ जर्मनी, जापान, इस टाइप के ये जो देश थे ये इसमें शामिल हुए, और उनका ये मानना था कि अब युद्ध की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि ये पहले से ही वर्ल्ड वार से उब चुके थे, उससे बड़ी मुश्किल से ये बाहर निकल कर आए थे। इसी के चलते हुए इनकी जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रह गया, यानी कि ये ज़्यादा हथियार बना नहीं पाए, और उनकी जो सप्लाई चेन है वो इमीडिएटली कार्य करने वाली है, यानी कि जैसे ही हथियार की ज़रूरत लगेगी तुरंत हथियार बना लिए जाएंगे। इसी तरह से जब यूक्रेन वॉर हुआ तब इन देशों की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर दिखाई दी। आपने देखा होगा यूक्रेन को जब भी हथियार की ज़रूरत रही वो जाकर वो अमेरिका से लेता था। उसके बाद में दूसरी गलती इनके पास ये रही कि इनकी जो कंपनी हथियार बनाने की जो फैक्ट्रीज़ है उनसे इनको उम्मीद थी कि इमीडिएटली वो हथियार बना पाएगी, लेकिन युद्ध चल गया लंबा। उसके बाद में हथियार इतनी तेज़ी से इनकी कंपनियां बना नहीं पाई, इनकी जो फैक्ट्रीज़ है वो इतनी तेज़ी से हथियार बना नहीं पाई, ना ही गोला बारूद को इतनी तेज़ी से बना पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन लाइन थी वो पूरी तरह से ठप पड़ गई। इसी वजह से यूरोप के अंदर जो शॉर्टेज है हथियार को लेकर वो क्लियर देखने को मिली, और इनकी पूरी डिपेंडेंसी जो है अमेरिका के ऊपर देखने को मिली। तो जैसे ही अमेरिका ने हथियार देना बंद किए, समझो युद्ध जो है खत्म होने की सिचुएशन पर आ चुका था। अमेरिका से टोमोक मिसाइल मांगने की कोशिश की थी यूक्रेन ने, लेकिन अमेरिका ने नहीं दी। तो यूक्रेन को ये समझ में आ गया
कि किसी दूसरे देश पर डिपेंड होना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी चीज़ से संज्ञान लेते हुए यूरोप चाहता है कि अब भारत के अंदर हथियार बने। दूसरी बात अगर हम इसराइल की करें, इसराइल के पास क्या है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, मानते हैं कि हाँ इनकी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, जैसे कि एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कमी क्या है, तो कमी है इनके पास जो जियोग्राफी है इनकी, वो जियोग्राफिक इस चीज़ को लेकर भरपूर नहीं है, इस चीज़ को लेकर सफिशियंट नहीं है कि वो हथियार का इतना ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन कर सके। दूसरी बात, वहाँ की जो आबादी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ये भी मेजर इफेक्ट डालती है किस पर, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये ज़्यादा तेज़ी से हथियार का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उतनी तेज़ी के साथ हथियार इनके देश में बन नहीं पाते हैं, फिर इनको प्रॉब्लम आने लगती है, फिर इनको किसी ना किसी दूसरे देश के साथ में हथियार परचेज करने पड़ते हैं, और उन्हीं परचेजिंग के मैटर में अमेरिका सामने निकल कर आता है जो हथियार बेचता है। अमेरिका की ये चाल अब इन देशों को समझ में आने लगी है कि अमेरिका जो है वो एक व्यापारी के तौर पे हमारा साथ देता रहता है। तो इसी कंडीशन में अब कई सारे देश ये चाहते हैं कि हमारी जो हथियार को लेकर कैपेसिटी है और जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे पे से कम की जाए, और जो कैपेसिटी है हमारे हथियार की खुद के पास वो बढ़ाई जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर, मुसीबत के समय हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उससे ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि मान लीजिए आग घर में अभी लगी हुई है और कुआं कल खुदेगा, पानी कल आएगा, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बस यही सिचुएशन करता है अमेरिका। अमेरिका पहले तबाह होने देता है, उसके बाद इनकी हेल्प करता है। उसी तरह से अब इनको समझ में आ गया कि अमेरिका के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करके खुद के जो हथियारों की कैपेसिटी है वो अब बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब इनको चाहिए एक ऐसा देश जिसकी आबादी भी अच्छी हो और जिसकी जियोग्राफी भी इस लेवल की हो कि उसको हथियार बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस लेवल का देश है तो वो है हमारा प्यारा भारत। इंडिया वो देश है जिसके अंदर ये बहुत अच्छे से हथियार को बना सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लगी है, क्योंकि भारत इसी के तौर पर डिफेंस के मामले में दुनिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने में लगा हुआ है। भारत के अंदर अब बहुत सारे हथियार हैं जो इस तरह के मैन्युफैक्चर होने लगे हैं कि उससे भारत को दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ रही है। भारत के अंदर ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल है वो अब बनने लगी है। भारत बनाने में इतनी आगे निकल चुका है कि अब वो एक्सपोर्ट भी करने लगा है। हमने अभी फिलीपींस को हथियार एक्सपोर्ट किए हैं, और हमारे हथियार इतने ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर मिसाइल चला के आ जाते हैं और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता है कि भारत ने मिसाइल चलाई है। दूसरी बात, सिर्फ गवर्नमेंट से ही भारत के अंदर हथियार है वो नहीं बना रही है, भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी हथियार बना रहे हैं। इसीलिए दूसरे देशों को भारत काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर को वो टेंडर दे देंगे, और प्राइवेट सेक्टर क्या है, फास्ट तेजी से काम कर सकता है, जिस वजह से उनको इस चीज़ का फायदा मिल सकता है। दूसरी मात्रा में यह है कि इंडिया वो देश है जो भारी मात्रा में हथियार का प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि भारत के पास आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है और भारत के पास जो सिस्टम है प्रोडक्शन करने का वो भी बहुत अच्छा है, और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भारत के पास अवेलेबल हो सकते हैं, भारत के पास जो लेबर है वो अवेलेबल हो सकते हैं। इसीलिए भारत के पास से हथियार को ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, भारत की जियोग्राफी, क्योंकि आप देखिए इजराइल यहाँ पर है, यूरोप यहाँ पर है, उसके बाद में रसिया यहाँ पर है। इन देशों को अगर भारत से हथियार चाहिए तो ये भारत से हथियार यहाँ पे सुरक्षित रखे रह सकते हैं। मान लीजिए इजराइल के ऊपर गाजा ने कोई अटैक किया, तो इजराइल के अंदर जो हथियार रखे हुए थे उसके ऊपर अटैक हुआ और वो सारे हथियार उसके नष्ट हो गए, तो जो भारत के अंदर हथियार रखे हुए हैं वो तो सुरक्षित रखे हुए हैं। इतनी दूर युद्ध कोई देश कर नहीं सकता, तो भारत के पास ये हथियार सुरक्षित रखे होंगे और भारत इन देश को जब जरूरत लगेगी तो वो हथियार पहुंचा सकता है। इसी तरह से रशिया के भी अगर हथियार भारत के पास रखे होंगे, यूरोप के भी हथियार अगर भारत के पास रखे होंगे, तो भारत के पास वो सुरक्षित रखे होंगे। और भारत के पास दो रास्ते हैं जिसके माध्यम से वो ले जा सकते हैं, या तो अगर वो पानी के माध्यम से इस रास्ते से ले जाना चाहे, या फिर भारत वाया रोड भी इस देश में अपने जो हथियार है वो भेज सकता है। तो जिससे क्या है, इन देशों को भारत की जो लॉजिकल पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, इसीलिए भारत के साथ वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर भी एक इशू आ रहा है। इशू सामने क्या आ रहा है कि भारत के अंदर वेपन्स तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन वेपन्स को बनाने के लिए अप्रूवल में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, और यह अप्रूवल लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है भारत के अंदर उन फैक्ट्रियों के लिए जो कि हथियार बनाने में लगी हुई है। भारत के अंदर क्या होता है, एक एक करके बहुत सारी जगह से इन चीज़ों का अप्रूवल लिया जाता है, क्लियरेंस मिलती है, उसके बाद ही आप भारत के अंदर हथियार बना सकते हो। इस चीज़ से दूसरे देश है जैसे कि इजराइल है, वो भारत के अंदर हथियार बनाना चाहता है, लेकिन भारत के अंदर उसको प्रोडक्शन में उसकी कोई प्राइवेट कंपनी अगर भारत के अंदर हथियार प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको अप्रूवल लेना होगा भारत सरकार से, जिसमें आप जानते हो कि भारत के अंदर करप्शन की भी एक बड़ी लेयर सामने आती है।
करप्शन भी इस लेवल पे है कि आपको किसी भी चीज़ की परमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। ये चीज़ें भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चुनौती बनी हुई है। तो इस चीज़ को लेकर भारत को क्या है, अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो उनको हथियार बनाने में, अप्रूवल देने में टाइम लग रहा है। दूसरा, हम क्या है, केस बाय केस, लेयर बाय लेयर अप्रूवल देते हैं। मान लीजिए एक हथियार को इस समय अप्रूवल दिया, फिर दूसरा हथियार अगर वो बनाना है, दूसरा बम बनाना है, उसके लिए फिर अलग से अप्रूवल देना होगा। इस चीज़ को भारत को सुधारना होगा, क्योंकि अगर एकदम से किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, इसराइल का मान लीजिए गाजा के साथ युद्ध हो गया, या फिर रसिया का यूक्रेन के साथ ज़्यादा लंबे समय तक युद्ध तेजी से चलने लगा, तो रसिया को तो हथियार पे हथियार चाहिए और भारत के अंदर अप्रूवल मिलने में टाइम लग रहा है। इसीलिए भारत को इस चीज़ से निपटना होगा और भारत को अप्रूवल देने में टाइम जाहिर नहीं करना होगा। इस कारण से भारत को क्या है, अपने अंदर एक नो अस्क पॉलिसी आती है, वो पॉलिसी चलानी चाहिए। नो अस्क पॉलिसी क्या होती है कि अगर कोई देश है, मान लीजिए दो देश है, जैसे इंडिया और रसिया, इन दोनों देशों के बीच में पहले से ही बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और इनके जो लीडर्स हैं वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो इन लीडर्स ने आपस में बात कर ली कि आप हमारे यहाँ पे हथियार बना सकते हो और आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम रसिया को और रसिया की जो मेजर कंपनियां हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है या रसिया अपनी तरफ से भेज रहा है, तो दोनों लीडर्स को आपस में बात कर लेनी चाहिए और बात करने के बाद ये अप्रूवल दे देना चाहिए कि हाँ, आप हमारे देश के अंदर जो है हथियार बना सकते हो। इस तरह से भारत को एक नो आस्क पॉलिसी तो चलानी ही चाहिए। इस टाइप का सिस्टम जो है, नो आस्क पॉलिसी जो है, वो कई सारे देश अभी फिलहाल में चला रहे हैं, जिसमें यूएस, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल जैसे देश इसमें शामिल है। इसी तरह की पॉलिसी भारत को भी चलानी चाहिए, क्योंकि अगर हम नई नई पॉलिसी नहीं लाएंगे तो हो सकता है हमारे देश के अंदर जो आप कहते हो कि हमें विकसित बनना है, वो विकसित बनने में काफ़ी समय लग सकता है। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि भारत के अंदर इजराइल और यूरोप जैसे देश कितने हथियार प्रोड्यूस कर पाते हैं और इससे भारत को और क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।